Morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. Students, as I told you yesterday that I'll be there with a new lesson. So here I'm with you with a new lecture. I can't call it lesson. Okay. So because it is a very lengthy chapter that you have a French Revolution, it has a 24 pages. Okay. So it may take long time to be completed. Okay. So today we have a new chapter, that is a new topic, that is the outbreak of the revolution. So let me take a brush first. Sorry, directly I am using this, so uh, sorry for the little convenience. Okay, so the outbreak of the revolution. Okay, now you will say, what is the outbreak? Revolution, you know very well. Okay, what is the outbreak? Here the meaning, you can, I told you yesterday in a video, that you take your pen and take your notebook, so that you can write down the new words that I'm telling you. Okay, in this chapter there are many new words that you need to know. Okay, so outbreak, the meaning of outbreak in English, it is a sudden occurrence. What is that? Sudden occurrence. SUDDEN, sudden, and OCCURRENCE, sudden occurrence. Okay. uh, दूसरी बात में बोलूं, जैसे अचानक कोई चीज जैसे पैदा हो जाती है ना, सडन मतलब सडनली कोई चीज जब हो जाती है, जैसे ये स्पेशली ये वर्ड यूज किया जाता है वॉर और डिजीजेस के लिए. ओके, जैसे सडन अक्रेंस ऑफ कोरोना डिजीज है ना, जैसे कोरोना अभी चल रहा है, तो इसको भी हम आउटब्रेक ऑफ कोरोना ही बोलेंगे, है ना, क्योंकि सडन अक्रेंस हुआ था. तो वैसे ही ये रिवोल्यूशन जो था, ये सडन अक्रेंस था, तो इसका सीधा सीधा यहाँ पे मतलब होगा कि रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग, शुरुआत. ओके, दिस इज द मीनिंग कि रेवोल्यूशन अब जो है शुरू हो गया था, और क्रांति की शुरुआत इन हिंदी एग्जैक्टली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो Louis 16 had to increase taxes for the reason you have learnt in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the State General, which would, sorry, which would then pass his proposal for a new taxes. The State Journal was a political body to which the three estates sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of the body, and the last time it was done was in 1614. ओके, सो इन एक कहते हैं कि अभी हमने रिसेंटली जैसे पढ़ा था कि लुईस 16 जो था, जो मैंने अभी हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे जो हमारी ये कहानी है, जो स्टोरी है, जो ये इवेंट है, जो जैसे भी नाम दे दो इसको, इसका जो मेन हीरो है वो लुई 16 ही है. ओके, तो उसे हमें अभी रिसेंटली पढ़ा था कि उसने क्या कर दिया था. उसने जो है एक और टैक्स बढ़ा दिया था, जैसे कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, कल के सेशन में मैंने पढ़ा था कि लास्ट मैंने कहाँ पे आपको छोड़ा था कि भाई उसने क्या कर दिया था कि उसने जो है एक नया कर इंट्रोड्यूस कर लिया था, लोगों पे एक इम्पोज कर लिया था. इम्पोज मीन्स होता है बेटा IMPOSE, इम्पोज मीन्स होता है जबरदस्ती थोप देना किसी चीज को. ठीक है, तो उसने नया टैक्स जो है इम्पोज कर दिया था. ओके, और जो लोग क्या थे, जो लोग विक्टिमाइज थे, ठीक है, तो वो लोग जो है कौन थे, जो किसान थे और जो वर्कर्स थे. ओके, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या आप गेस कर सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा. भाई राजा ने एक नया टैक्स लगा दिया, ऐसा क्यों किया उसने. ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि जो पहले जो फ्रांसीसी जो रूलर थे, जो एम्पायर थे, वो क्या करते थे, वो अपने आप को ही जो है ना अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते थे कोई टैक्स. ऐसा नहीं था कि
जो वहां पे जो रूलर था वो जो रेजिमी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो जो इसको बोलते हैं शासक, सम्राट जो था, ठीक है, तो वो अपनी उससे अपनी मर्जी से जो है टैक्सेस नहीं लगा सकते थे, ठीक है, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो जो है कोई भी टैक्स जो है इम्पोज कर सके, ठीक है। लेकिन क्या था, अच्छा वो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता था तो फिर कैसे वो टैक्स इंट्रोड्यूस करता था, कैसे टैक्स लगाता था? उसके लिए क्या होता था कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी, ठीक है, और उसमें ये प्रपोजल रखना पड़ता था, जो रेज्यूमे था उसको जो है ये प्रपोजल उनके सामने, किसके सामने? स्टेट जनरल के सामने रखना पड़ता। मैं बताऊंगा आपको स्टेट जनरल कौन होता था। स्टेट जनरल के सामने रखना पड़ता था कि भाई मैं ये टैक्स लगा रहा हूं, और फिर जो स्टेट जनरल जो था वो मंजूर करता था उस प्रपोजल को, किसका? जो रेज्यूमे का जो प्रपोजल था, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ कि स्टेट जनरल कौन था, आप पूछोगे, तो स्टेट जनरल था एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें जो 3 स्टेट मैंने आपको बताए थे। पहला कौन था? क्लर्जी था, दूसरा था आपका नोबेलिटी, और तीसरा था आपका जो थर्ड स्टेट था वो जो कॉमन पीपल जो थे, ठीक है। तो इन तीनों लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, कुछ लोग इनमें से चुने रहते थे और वो लोग आते थे, ठीक है, उन तीनों उन सभी लोगों के सामने जो सम्राट था वो अपना प्रपोजल रखता था कि वे मैं टैक्स बढ़ाने जा रहा हूं, और उन तीनों की, जब तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं, मतलब उनकी मर्जी से जो है ये टैक्स होता था जब वो प्रपोजल को मंजूरी दे देते थे, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेट के जो लोग थे ना, इन्हीं को जो है स्टेट जनरल कहा जाता था, ठीक है। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कब बुलाई जाए ये डिपेंड किस पे था? जो रेज्यूमे था, किस पे था? रेज्यूमे पे, ओके। तो मतलब सम्राट जो था वही जो है इस उसके अंदर उसके पास ये पावर थी कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को की मीटिंग कब बुलाए, ठीक है। और कहा जाता है कि 1614 में, 1614 में जो है ये जो है बुलाई गई थी। अब आप लगा लो कि इसने जो है कब दिया था? 1789 की बात हम कर रहे हैं, 1789 में इसने नया कर लगाया था, लेकिन 1614 में लास्ट हुआ था। तो लगभग कितने साल हो गए? ये लगभग जो है ना 100 सालों से 150 सालों के लगभग हो गए, है ना, 150 सालों से भी ज्यादा। तो अब आप इस बात से वो लगा सकते हैं कि जो ये जो बर्बन जो डायनेस्टी थी और इसके जो लुइस 14, 15 और 16 जो थे, क्योंकि ये तीनों उस समय राज कर रहे थे इन 150 सालों में, तो इन लोगों ने इतनी इनकी मोनोपोली हो गई थी कि जबकि वहां पे एक रूल बना रखा था कि भाई कोई भी टैक्स लगाने से पहले आपको तीनों जो स्टेट हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके जो स्टेट जनरल जिसको कहा जाता था, उसकी मंजूरी लेनी जरूरी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है 150 से ऊपर साल हो गए थे, इन्होंने कोई भी बैठक ऐसी नहीं बुलाई कि जिसमें जो है जो स्टेट जनरल के सामने प्रपोजल रखा जाए और वो उससे उनकी रिकमेंडेशन ली जाए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ऑन 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposals for the new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and the second state sent 300 representatives each, who were seated in a rows facing each other on 2 sides, while the 1600 members of the third estate had to stand at the back. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and the demand were listed in some of 40,000 letters which the representatives had brought with them. अब देखिए, अब इसने एक और नया क्या कहते हैं कांड कर दिया। लोग परेशान तो थे, लोग इसके खिलाफ, जो राजा था, जो सम्राट था, ठीक है, उसके खिलाफ लोगों में एक गुस्सा तो था।
अब इसने क्या किया कि जो मैंने भी अभी बात किया था ना पहले स्नंजा में कि भाई एक थर्ड थर्ड जो सॉरी जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी कोई भी टैक्सेस लगाने के लिए, ठीक है। अभी जो रिसेंटली जो टैक्स जो लगाया था और लोग थोड़ा सा इनको भी लग गया था, जो सम्राट था उसको भी लग गया था, जो लुइस 16 था इसको भी लग गया था कि भाई कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ आवाज उठ रही है। तो उसके जो मंत्रिमंडल में रहे होंगे, उसके जो मिनिस्टर्स रहे होंगे, जो उसके जो काउंसलर्स रहे होंगे, एडवाइजर रहे होंगे, उन्होंने बोला होगा कि भाई आप ऐसा करो, लोग आपसे थोड़ा नाराज तो हैं, तो आप ऐसा कर लो कि जनरल स्टेट की जो है जो स्टेट जनरल की जो है मीटिंग बुला दो। तो उसने जो है 1614 के बाद जो है 75 में 1789 को वो जो है मीटिंग बुला दी। अच्छा, उसमें होता क्या था उस मीटिंग में? देखो कहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बेटा भेदभाव करना। भेदभाव कहां हुआ था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 25% ये जो 3 स्टेट जो सोसाइटी बंटी हुई थी, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के जो लोग थे, जो रॉयल लोग थे, कौन कौन से? जो क्लर्जी और नोबेलिटी के लोग थे, वो 25% थे। मतलब आप लगा लो कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें 25 लोग ही वो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी के थे जो ऐश करते थे, और 75% जो है वो गरीब लोग थे, कॉमन पीपल थे। लेकिन अब देखो डिस्क्रिमिनेशन कैसा था कि जब ये प्रतिनिधि मंडल भेजते थे, जब रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे जिनके सामने उसने टैक्स का प्रपोजल रखना था, तो फर्स्ट जो कैटेगरी थी, जो चर्च वगैरह बिशप्स वगैरह थे, उनसे 300 लोग जाते थे, सेकेंड कैटेगरी से भी 300 लोग गए। लेकिन थर्ड कैटेगरी की जो मेजोरिटी के लोग थे सॉरी, जो 75% लोग थे, उसमें से सिर्फ 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। अब आप समझ रहे हैं कि 75% लोगों में से, जो टोटल पॉपुलेशन है 75% लोगों में से कितने गए? 600। लेकिन जो 25% लोग जो लोग थे उनमें से भी कितने गए? 600। टोटल हुए 1200। अब आप लगा लो ऐसा क्यों होता था, इसके पीछे कारण था। इसके पीछे कारण क्या था कि जो जो सम्राट जो था, जो रूलर था, उसको पता था कि वो ये टैक्सेस जो है जनरल जो कैटेगरी के जो लोग हैं, जनरल जो कॉमन पीपुल हैं, वो लोग तो आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको स्वीकार कौन करेगा कि जो लोग ऐशो आराम की जीवन जी रहे थे, और ऐशो आराम का जीवन कौन जी रहे थे? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले। तो उससे उसने ज्यादा आधा लोग उस फर्स्ट और सेकंड स्टेट से मंगा दिया, और आधा लोग जो है थर्ड स्टेट से मंगाया। तो अब क्या होता कि अगर फर्स्ट स्टेट के लोग किसी भी प्रपोजल को 600 लोग, फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के लोग थे, अगर 600 लोग उस प्रपोजल को स्वीकार कर लेते, तो बाकी अगर 600 लोग उसको डिनाई भी करते, तभी वो प्रपोजल स्वीकार हो जाता। तो ये एक कॉन्स्पिरेंसी टाइप की थी, एक स्ट्रैटेजी थी अपने प्रपोजल को, ठीक है, एक मोनोपोली थी। अच्छा, फिर इन लोगों ने क्या किया कि जैसे अब फर्स्ट और सेकंड जो कैटेगरी के 300 लोग जो आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, तो एक जो हॉल उनका था, जो उनका महल था, ठीक है, उसमें जो हॉल था, वहां पे उनको जो वर्सैल का जो महल, उसका नाम वर्सैल था, तो वहां पे जो एक जो मीटिंग हॉल था, उसमें क्या थे? उसमें जो है फर्स्ट रो में कौन बैठे थे? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग। और जो कॉमन जो लोग थे, जो 600 कॉमन तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उन लोगों को वहां पर जो है खड़ा कर दिया। आमने सामने तो किसको बैठा दिया? जो 300 लोग थे फर्स्ट और सेकंड के। लेकिन जो 600 लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनको खड़ा करके था, पीछे खड़ा कर दिया उनको बैठने तक के लिए जगह नहीं दी गई। लेकिन एक इसमें अच्छी बात ये थी कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो 600 थर्ड स्टेट के लोग थे, उनमें जो है जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, एडुकेटेड थे और प्रोस्पेरस थे। कौन? अब याद आ गया आपको? जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कौन थे वो? मिडिल क्लास जो इमरजेंस हुई थी, मिडिल क्लास के जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जिनके कारण वाकई में ये रिवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल हो सका। आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही लोग जा रखे थे, जो जो लोग जो है लिख रहे थे, जो आइडियाज जनरेट कर रहे थे, जो रेशनल थिंकिंग कर रहे थे, वो लोग वहां पे उस दिन जा रखे थे, ठीक है। और उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने जो कॉमन पीपल थे, अब सब कॉमन पीपल तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने 40,000 लेटर्स कलेक्ट किए कॉमन लोगों से, जो उनके जो शिकायतें थी या कुछ मांगे थी, ठीक है, और उसको जो है उनके सामने रख दिया। ओके, नाउ voting in the state general in the past had been conducted according to the principles that each state had one vote.
This time too, the Louis XVI was determined to continue the same practice, but the members of the third estate demanded that the voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by the philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected the proposal, members of the third estate walked out of the assembly in a protest. अब देखो, ये शुरुआत जो है ना, यहाँ से चिंगारी उठ गई थी। मैंने आपको अभी उस का आउटब्रेक कहा था ना। आउटब्रेक मतलब होना है कि सडन कोई चीज इमरजेंस हो जाना, अचानक कोई विस्फोट हो जाना, है ना, अचानक कोई चीज निकल के बाहर आ जाना। ठीक है। अब ये क्या था? स्टेट जनरल, जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रपोजल जो था, जो पहले स्टेट जनरल की मीटिंग हुआ करती थी, जो 1614 में पहले हुई थी, और 150 सालों के बाद, 150 से ज्यादा सालों के बाद अब जो है दोबारा हो रही थी, तो उसमें पहले भी वहां देखो ना, मीटिंग में वो उनकी मोनोपोली थी कि भाई जो प्रत्येक वर्ग था, जो प्रत्येक स्टेट था, जो 3 स्टेट थी, वहां उनको एक एक जो है एक एक वोट देने का अधिकार था। आप समझ रहे हो? एक एक वोट देते थे वो। ठीक है। लेकिन इस बार जो है, अब इस बार भी वो सोच रहा था, कौन? लुई 16 सोच रहा था कि मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन जो थर्ड जो कैटेगरी, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो एडुकेटेड थे, उन्होंने अब की बार एक मांग रखी कि जो पूरा सभा है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उनका इंडिविजुअल वोट कराया जाए। बेगर 600 लोग हैं तो 600 वोटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेट से एक जना आ गया, सेकंड स्टेट से दूसरा जना आ गया, थर्ड स्टेट से दूसरा तीसरा जना आ गया। तो ऐसे में तो क्या होता था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अगर 2 वोट चली जाती थी फेवर में, तो थर्ड स्टेट अगर उसको मना भी करता था तो 2-1 का रेशियो हो गया। तो कोई भी प्रपोजल आसानी से उसकी जो सम्राट था उसके हिसाब से मैनिपुलेट हो जाता था। लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे थर्ड स्टेट को, वो पढ़े लिखे थे, वो सिद्धांतवादी थे, वो जागरूक लोग थे। ठीक है। वो उनमें जो है रेशनल कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग थी। ओके। तो उन्होंने क्या किया कि भाई नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं, हम जो 150 साल पुरानी जो प्रथा है उसको नहीं मानते हैं। अब आपने जो है 600 लोगों को इस समय बुलाया है, तो 600 के 600 लोग जो है इंडिविजुअल वोट करेंगे। और ये जो थ्योरी थी, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? रूसो। मैंने बताया था ना, एक जो फिलोसोफर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। तो उस बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब जब जो सम्राट था, जो लुई 16 था, उसने थर्ड स्टेट का ये जो मांग थी, किस चीज की मांग? कि इंडिविजुअल वोटिंग हो, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी इंडिविजुअल वोट हो, वो अस्वीकार कर दी। क्योंकि उसको पता था कि अगर इंडिविजुअल वोटिंग होगी तो मेरे फेवर में कम होगी और डिसफेवर में ज्यादा होगी, तो मेरा ये प्रपोजल डिनाई हो जाएगा। तो उसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं भाई, जो पहले का जो ट्रेडिशन चला है, जो प्रथा चली आ रही है, उसी के हिसाब से होगा। और इससे जो रिप्रेजेंटेटिव के किसके, थर्ड स्टेट के जो कॉमन पीपुल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इसको विरोध जताया। उन्होंने बोला नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। और उन्होंने जो है मीटिंग हॉल से बाहर आ गए। अब क्या बोलते हैं कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज द स्पोक्समैन for the whole French nation. On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of the Versailles, and they declared themselves as a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. They were led by the Mirabeau and the Abbé says Mirabeau was born in the noble family. Put was convinced of the need to do away with the society of the feudal privilege, and he brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled in Versailles. अब देखो, ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, कौन लोग? जिन्होंने वॉकआउट कर दिया था। वॉकआउट मतलब होता है बेटा किसी मीटिंग से बाहर निकल जाना, बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दे हुए बाहर निकल जाना, वॉकआउट कर देना। ठीक है। तो जिन्होंने उस मीटिंग का वॉकआउट किया था, किस कारण मीटिंग का वॉकआउट हुआ था? कि भाई उन्होंने बोला था कि हमें इंडिविजुअल जो थर्ड स्टेट को, जो तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको इंडिविजुअल वोटिंग करने का अधिकार मिले। राजा ने, सॉरी, सम्राट ने उसको मना कर दिया था, तो लोगों ने बाइकआउट कर दिया था। अब जो तीसरे जो स्टेट के जो लोग थे जिन्होंने वॉकआउट किया था, वो जो है वो अपने आप को, जो पूरा नेशन था, जो फ्रांस जो पूरा नेशन था, उसके
जो है स्पोक्समैन मानते थे। वो कहते थे कि हम स्पोक्समैन हैं, मतलब उनके प्रवक्ता हैं। स्पोक्समैन का मतलब था प्रवक्ता। प्रवक्ता का मतलब होता है कि उनके बिहाफ में कोई चीज बोल देनी, कि जो से अगर मैं बोल रहा हूं कि यह होगा तो मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मेरे जितने भी मेरे जो लोग हैं उनकी आवाज बनकर बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं स्पोक्समैन। ठीक है। और 20 जून को, 5 मई को उन्होंने शुरू किया था ना, याद है आपको? ठीक है। 20 जून को ये जो है, जो वर्साई जो महल था, जो सम्राट का लुई 16 का, ठीक है, उसके जो है टेनिस कोर्ट में जमा हुए, इंडोर टेनिस कोर्ट जो था वहां जमा हुए। ठीक है। और उन लोगों ने, जो 600 लोग जो वहां पे जा रखे थे रिप्रेजेंटेटिव बन के, कॉमन पीपुल के, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक है। और उन्होंने ये मांग रखी कि ये असेंबली तब तक डिस्पर्स नहीं होगी, मतलब तब तक जो है, डिस्पर्स का मतलब होता है बेटा भंग हो जाना, डिसमिस कर देना, डिस्पर्स। ठीक है। तो ये असेंबली तब तक डिस्पर्स नहीं होती है जब तक कि जो सम्राट है उसकी जो पावर है उसको कम न कर दिया जाए, जब तक वो अपनी जो पावर है उसको कम न कर दे, थोड़ा लीनियंट न बन जाए। ठीक है। और उसका जो लीडर थे वो कौन थे? मिराबियो था और आबेसिए था। ठीक है। इसने जो है उस नेशनल असेंबली का लीड किया था, मतलब वो लीडर्स थे। ठीक है। अभी मिराबियो का मिराबियो जो था, मिराबियो, उसका नाम मिराबियो है, was born in a noble family but was the convinced of the need to do away with the society of the feudal privilege। ठीक है। एक अच्छे परिवार में इसका जन्म हुआ था, लेकिन वह जो है ना, ये जो विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने के पक्ष में था, जबकि वो अच्छे फैमिली का था, लेकिन वो चाहता था कि जो ये मोनोपोली है ये खत्म होनी चाहिए। और उसने इसके लिए एक मैगजीन भी निकाली थी, एक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है। और उसने उस दिन जो वर्साई में जितने भी लोग जुटे थे नेशनल असेंबली के फेवर में, वहां उसने एक बहुत भड़काऊ भाषण भी दिया था, मतलब ऐसा भाषण दिया था, ऐसी स्पीच डिलीवर की थी कि लोगों के अंदर से भी आवाज आ जाए। ठीक है। और जो आबे था, ठीक है, ये पादरी था मूलतः। ठीक है। और इसने जो है, he brought out the journal and delivered powerful speech of the crowds assembled at the Versailles। Abbesius, originally a priest, wrote an influential pamphlets called the What is the Third State। और ये तो पादरी था, ठीक है ना, जिसको पादरी बोलते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं बेटा जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, उनके जो धर्म गुरु टाइप के होते हैं, जो हमारे यहाँ होते हैं ना, वैसे उनके यहाँ भी जो है कुछ धर्म गुरु, जो हमारे यहाँ पुजारी टाइप के लोग होते हैं जो पूजा करते हैं मंदिरों में, या हमारे यहाँ जो मौलवी होते हैं जो, तो वैसे उनके यहाँ प्रीस्ट होते हैं। तो ये जो है प्रीस्ट था आबेसिए। ठीक है। लेकिन इसने एक बुक लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि तीसरा स्टेट क्या है, व्हाट इज थर्ड स्टेट। okay, so this stanza will cover in a next lesson, next video। okay, so till then you read it, understand it, and if you have any query you please just share it in a group. I don't see any feedback from you in a group. Even I am not able to understand, I'm not able to know that either you are just watching this video or not. Okay, so immediately after you complete your video, okay, if you have any query you please share it in my group, and if you have not any query you please you respond in a group that sir we have read this, we have learnt from this। okay, only you are waiting for the homework yeah? So you are, well, only when you are given homework then only you are just responding, otherwise you are not responding. So please respond me, okay, so that I will be able to know that either you are learning it or not. In a class 8th I have uploaded I think 2 or 3 videos a week before, but I did not see even a single response yet. Okay, so I'm not able to understand either you people are watching it or not. If you are watching it, you please give me a response that we have watched, we have understood, and if you have any query you please just share it in your group. Okay, and please also request you to do not give me the personal feedback, you know,
Don't write in my personal number, just share in the group, that will be much better. Okay, so thank you, thanks a lot. Okay, see you soon. By the time, stay at home and keep learning.